सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नवम वर्ग भूगोल की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इस अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन अर्थात प्राकृतिक वनस्पति। बच्चे, आप जानते हैं कि वनस्पति अर्थात छोटे बड़े पौधे, विभिन्न प्रकार के पौधे। इसमें एक शब्द लगा हुआ है प्राकृतिक, यानी नेचुरल वेजिटेशन, यानी वैसे पौधे जो प्राकृतिक पर्यावरण में स्वतः उगते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, आप ध्यान देंगे कि वैसे पौधे जिनका विकास स्वयं से होता है या वे स्वयं उगते हैं, वे प्रकृति में स्वयं विकसित होते हैं, वे कहलाते हैं प्राकृतिक वनस्पति। आप बच्चे इस चीज़ में ध्यान रखेंगे, जो विभिन्न तरह की बागवानी की जाती है, फलों की बागवानी या कृषिगत फसलें, विभिन्न तरह के जो मानवीय प्रयासों के द्वारा जो विभिन्न तरह के पौधे लगाए जाते हैं, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं लेते हैं। तो यह अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें हम देखेंगे, जो भारत एक विशाल देश है और उसमें विभिन्न तरह के प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। अगर हम मानचित्र पर नज़र दौड़ाएं तो खासकर ये पर्वतीय क्षेत्र जो है हिमालय के ऊंचाई पर, ये पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ऊंचाई के आधार पर जैसे जैसे तापमान ऊपर हम बढ़ते हैं कम होते जाता है। यानी इधर जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मेघालय, शिलोंग, इधर से यानी पूरब से आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि खासकर ये जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, यानी 1500, 3000 मीटर, 4000, 45,000 मीटर, यानी इसके ऊपर विभिन्न तरह के पेड़ पौधे में विविधताएँ पाई जाती है। जैसे इधर सदाबहार वन, इधर पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और ऊपर आप देखें कोणधारी, और ऊपर अल्पाइन वनस्पतियाँ, टुंडा वनस्पतियाँ, ध्रुवीय शीत प्रदेशों में टुंडा वनस्पतियाँ पाई जाती है। ये विविधता तो यहाँ है ही। आप देखेंगे कि अगर हम देखें भारत के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों को देखें, ये खासकर राजस्थान के उत्तरी ये भाग, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, गुजरात का ये विदर्भ से लेता हुआ मध्य प्रदेश का भाग, यानी इन क्षेत्रों में देखें तो वर्षा की कमी है, शुष्क क्षेत्र है, और यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र कंटीले वन पाए जाते हैं। वहीं अगर हम ये देखें तटवर्ती क्षेत्रों में तो ज्वारीय वन, यानी विभिन्न तरह की वनस्पतियाँ, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे और साथ ही साथ विभिन्न तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यानी इसमें विविधता काफ़ी पाई जाती है। वनस्पतियों के आकार, रूप, रंग, साथ ही विभिन्न तरह के जो जीव जंतु है उनमें एक ही स्थान पर काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी जैव विविधता से भरपूर पाया जाता है। तो हम लोगों ने आज जिस प्राकृतिक वनस्पति के विविध पहलुओं पर आज नज़र डालेंगे, विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लियर किया कि प्राकृतिक वनस्पति कहते किसको हैं। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक पर्यावरण में, इसको स्मरण रखेंगे, स्वतः विकसित होते हैं। स्वतः क्या होते हैं? विकसित होते हैं, यानी इसमें मानवीय गतिविधियां नहीं होती है, ये पर्यावरण में स्वतः विकसित होते हैं, यानी कि अपने आप पैदा होते हैं। ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति विभिन्न तरह के जो पेड़ पौधे हैं
इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, बल्कि ये अपने आप पैदा होते हैं, स्वयं इनका विकास होता है। तो यानी ये स्वतः विकसित होते हैं, स्वतः पैदा होते हैं, मानवीय गतिविधियां इसमें नहीं होती है। आप विभिन्न तरह के जो बाग बगीचे लगाते हैं, कृषिगत फसलें उत्पादन करते हैं, या वानिकी का जो हम लोग आए दिन पर्यावरण के प्रति सजग और पर्यावरण के प्रति सरकार भी काफ़ी प्रयास करके सड़कों के किनारे विभिन्न बगीचों में सामाजिक वानिकी का जो विकास कर रही है, तो वैसे पेड़ पौधे यानी कृषिगत फसल बाग बगीचे वे प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आएंगे। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत कौन आएंगे, कैसे पौधे आएंगे, जो प्रकृति में स्वतः विकसित होते हैं। आप अगर इस डाटा को देखेंगे तो केवल 47,000 विभिन्न तरह के पेड़ पौधों की प्रजातियां भारत में, 47,000 के लगभग विभिन्न पेड़ पौधों की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। वहीं अगर फूलों की बात करें हम तो 15,000 विभिन्न तरह के फूल, इस डाटा को थोड़ा सा याद करेंगे, कितने 47,000 से ऊपर पेड़ पौधे। वहीं विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जीव जंतु जो निवास करते हैं वो 89,000 है, 89,000 के लगभग विभिन्न तरह के जीव जंतु। यानी आप देख रहे हैं ये डाइवर्सिटी कितनी है। तो हम लोगों ने देखा कि ये प्राकृतिक वनस्पति और उसमें भारत में, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। तो एक बात हम लोगों ने क्लियर किया कि प्राकृतिक वनस्पति किसको कहते हैं, जो स्वतः विकसित होते हैं, स्वयं उनका विकास होता है, पर्यावरण में वे स्वयं उगते हैं और विकसित होते हैं, मानवीय गतिविधियां उसमें नहीं होती है। और यहाँ ध्यान दोगे बात, आप ध्यान रखेंगे बच्चे, जो बाग बगीचे हैं या कृषिगत फसलें हैं या विभिन्न तरह के जो पेड़ पौधे लगाए थे उसको प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं हम शामिल कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक वनस्पति में केवल बड़े बड़े पेड़ पौधे ही नहीं आते हैं, यानी वन को ही केवल नहीं शामिल किया जाता है। वन कहते किसको है, ध्यान आप दीजिए, सघन वृक्षों का जो एक विस्तृत क्षेत्र में सघन पेड़ पौधे या वृक्षों की सघनता जहाँ होती है उसको वन कहते हैं। यानी वन केवल प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वन ही नहीं आते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत, यानी कि आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वन के अलावा, यानी एक फॉरेस्ट तो आता ही है वन, इसके अलावा घास के मैदान, घास के स्थल या घास के मैदान, कांटीले, यहाँ बताएं कि उत्तर पश्चिमी ये खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, शुष्क क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में यहाँ पर कांटीले वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। साथ ही टुंड्रा वनस्पति, अल्पाइन यानी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत क्या आते हैं शामिल, वन कहते किसको है, आप जहाँ वृक्षों की सघनता जाती है, एक विस्तृत क्षेत्र जहाँ वृक्षों की सघनता जाती है, बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे पौधे, यानी वृक्षों की सघनता ज़्यादा होती है, ये भी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो मुख्य रूप से घास स्थान, यानी सामान्य वर्षा का स्थान, जहाँ पर सामान्य वर्षा होती है 25 से 75 सेंटीमीटर, यानी कि सामान्य वर्षा के क्षेत्र में ये घास के, विभिन्न तरह के घास के मैदान, ऊपर की कक्षाओं में बच्चे आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कई तरह घास के मैदान, जैसे प्रेरी, पंपास, डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऐसे कई घास के मैदान
आपको पढ़ने के मिलेगा। अभी भारत के परिप्रेक्ष्य हम देखें तो घास के मैदान, यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ पर सामान्य रूप से वर्षा होती है वहाँ पर घास के मैदान पाए जाते 25 से 75 सेंटीमीटर। जैसे प्रेरी हमने बताया उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, तो ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में, जैसे वेल्ड अफ्रीका वगैरह में, डाउन्स, ऐसे कई तरह की घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये भी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। साथ ही इसमें कटीले वनस्पतियां भी आ जाती हैं। वैसे क्षेत्र जो शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर छोटे छोटे नागफनी के पौधे हुए या खजूर हुआ, ऐसे कई तरह के कंटीले वनस्पतियां हैं, बबूल हुआ, नीम हुआ, ये पौधे, ये भी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत शामिल है। चौथा जो टुंडा क्षेत्र, टुंडा यानी ये पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के आधार पर आप देखेंगे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होते जाता है और वनस्पतियों के आकार स्वरूप में परिवर्तन, ऊपर आप देखेंगे ऐसे अल्पाइन टुंडा वन पाई जाते, घास, लाइकेन, विभिन्न तरह के लाइकेन वगैरह अल्पाइन वनस्पतियाँ, टुंडा वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती है। हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन चीज़ शामिल है, वन भी, यानी सघन वृक्षों का जो एक विस्तृत क्षेत्र में सघन वृक्षों का एक सघन घनत्व के रूप में वृक्ष पाए जाते हैं, उसको वन कहते हैं, वो भी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। साथ ही यहाँ पर सामान्य वर्षा होती है, वो घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी 25 से 75 सेंटीमीटर के आसपास वो घास के मैदान भी पाए जाते हैं। और उसके बाद शुष्क कटीले, जहाँ पर वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र में कटीले वनस्पति हैं, वहीं पर्वतीय क्षेत्र में टुंडा वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि ये कई तरह के प्राकृतिक वनस्पतियाँ हमारे देश में भी पाई जाती है। यानी कि इस अध्याय में हम प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं उनकी विभिन्न प्रजातियों के बारे में, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि 47,000 से विभिन्न तरह की प्रजातियाँ पौधों की है। कल्पना की कुछ पौधों की आप बच्चे नाम जानते होंगे, 47,000 से ज़्यादा जिसकी पहचान हुई है। वैसे ही फूल वाले पौधे 15,000 से ऊपर, वहीं 89,000 से ऊपर विभिन्न तरह के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके रूप, रंग, आकार, उनके स्वभाव में भिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कि ये जो जैव विविधता है, भारत विश्व में उसका 10वां स्थान है और खासकर एशिया में अगर देखें तो 4था स्थान है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि भारत जो वनस्पतियों में विविधताएं हैं और विभिन्न तरह के जो जीव जंतु हैं उनमें भी विभिन्न स्थानों पर जलवायु, तापमान और धरातलीय स्वभाव, इसके आधार पर विभिन्न तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है। यहाँ एक बात जरूरी है आपको जानना कि जैव विविधता, अब प्रश्न कभी कभी आता है कि जैव विविधता कहते किसको हैं। जैव विविधता यानी कि बायो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी 2 शब्द से बना हुआ है। बायो, यहां देखेंगे बायो का अर्थ क्या हुआ, लिविंग्स, और डाइवर्सिटी का अर्थ, बायो मतलब लिविंग, और यहां डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट स्पेसीज। यानी कि 2 शब्द, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, 2 शब्द है, ध्यान रखेंगे। लिविंग्स यानी जीवित वस्तुएं। प्रश्न पूछता है कि बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, तो सबसे पहले शब्द पर ध्यान देंगे। जैव विविधता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ये 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ क्या होता है, लिविंग्स, और डाइवर्सिटी का होता है डिफरेंट स्पेसीज, यानी विभिन्न तरह की प्रजातियां। यानी कि जीवों की विभिन्न प्रजातियां जो एक ही स्थान पर रहती है। जैव विविधता क्या कहलाता है,
जीव जंतुओं, विभिन्न तरह के पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां जो एक ही स्थान पर रहती है, उनमें रूप, रंग, आकार, इसमें काफ़ी भिन्नताएं होती है। यह विविधता कहता है। आनुवांशिक भी होती है, प्रजाति भी होती है, आपको पारिस्थितिक भी होती है। यानी आप देखेंगे कि टुंडा क्षेत्रों में अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती है, वहीं क्या कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभिन्न तरह की प्रजातियां हैं। तो हम लोगों ने स्पष्ट किया बायोडाइवर्सिटी, यानी में भारत में ये जैव विविधता काफ़ी है, ये वनस्पतियों में भी और जीव जंतुओं में। अब एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ना है कि इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं, भौगोलिक कारण क्या क्या हैं। ध्यान देंगे आप, जो खासकर भारत एक विशाल देश है, अगर ये दक्षिणतम बिंदु हम कन्याकुमारी लिए या सबसे मुख्य ये इंदिरा पॉइंट को लें, दक्षिण के भाग को, ये कश्मीर का भाग ले लें, तो अक्षांश के हिसाब से हम देख रहे थे यहाँ 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री अक्षांशीय विस्तार काफ़ी है। यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक है 3214 किलोमीटर। यानी इसमें आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, खासकर आप देखेंगे कि ये विभिन्न तरह की वनस्पतियों को जो प्रभावित करते हैं, उसमें कई कारक हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वह तापमान यानी जलवायु। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर उष्णकटिबंध यानी सूर्य की जो प्रकाश पड़ती है वह ये कैसे पड़ती है, यानी डायरेक्ट ये क्षेत्र में, यानी यहाँ पर ये और ये भाग में सूर्य की प्रकाश थोड़ा सा तिरछी पड़ती है, यानी कम तापमान मिलता है। तो आप अगर देखेंगे ये, तो जिस हिसाब से तापक्रम प्रभावित होगा, वैसे ही वर्षा की मात्रा अगर इधर आप देखेंगे पूरब से पश्चिम की तरफ, तो वर्षा की मात्रा भारत में कम होती जाती है। यानी वर्षा भी प्रभावित करती है, यहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं उसको प्रभावित करती है। अगर हम मिट्टी को देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में देखिएगा तो यहाँ पूरा काली कपासी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। ये पूरा जो मैदानी इलाका है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, समतल भाग है। वहीं पर्वतीय भाग जो है वह पथरीला भाग है। तो यहाँ जो संकीर्ण पट्टी के रूप में आप मानचित्र को अगर ध्यान देंगे तो पूर्वी तटीय भाग और पश्चिमी तटीय, ये समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। यहाँ पर ये ज्वारीय वन यानी कई तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। अगर इनको प्रभावित करने, प्रश्न पूछता है कि ये जो भारत में विभिन्न तरह की प्राकृतिक वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है, उसके भौगोलिक कारण क्या हैं? तो सबसे पहला कारण जो है धरातल, रिल्फ कैसा है उसका, यानी भौगोलिक ज्योग्राफिकल फैक्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है धरातल, यानी धरातल की स्थिति कैसी है। धरातल में वह क्षेत्र पर्वतीय है या कि पर्वतीय है या पठारी क्षेत्र है। यहाँ क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र की भूमि जो होती है वो काफ़ी ये ऊपर की भी ढालू क्षेत्र, कठोर, यहाँ पर ढालवी भूमि, खासकर पर्वत के ढालों पर, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ से तापमान कम होता है और ऐसी ऊबड़ खाबड़ जमीन पठारी इलाकों में वहाँ पर अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। यानी वनस्पतियों प्रभावित कर में पर्वत, पठार और मैदान, खासकर आप अगर देखें ये गंगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान को, ये पूरा मैदानी इलाका, तो यहाँ पर क्या आप देखते हैं, यहाँ पर ये मुख्य रूप से ये पूरा इलाका ये मैदानी इलाका है और ये समतल भाग है और यहाँ कृषिगत फसलों का उत्पादन होता है, छोटे मोटे पौधे, वानिकी का प्रयोग ये यहाँ पर मुख्य रूप से किया जाता है। वहीं ये पठारी इलाका है, तो इसको ये काफ़ी प्रभावित, यानी कि धरातलीय स्वरूप किसी भी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। तो पहला जो पॉइंट हुआ वह है धरातल। धरातल के अंतर्गत क्या, रिलीफ के अंतर्गत आप ये भूभाग का स्वरूप कैसा है, वह पर्वतीय क्षेत्र है कि पठारी क्षेत्र है कि मैदानी क्षेत्र है। पर्वतीय पथरीले क्षेत्र होते हैं,
ऊंचाई के आधार पर विभिन्न तरह की वनस्पतियां आप देखेंगे। ऐसे जैसे जैसे आप देखेंगे ये नीचे के भाग में तापमान ज़्यादा, ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे तापमान कम होते जाता है। यानी ये पर्वतीय स्वरूप में जो पर्वतीय इलाके हैं, ऊपर अल्पाइन वनस्पतियाँ पाई जाती, शीतोष्ण कौरधारी वन पाए जाते हैं, नीचे पर्णपाती, और यहाँ पर खासकर जहाँ वर्षा काफ़ी और तापमान भी ज़्यादा रहता है सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये धरातल का स्वरूप, पर्वत, पठार और मैदान, ये किसी भी वनस्पति को काफ़ी प्रभावित करते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वह है जलवायु, क्लाइमेट। इससे पूर्व की कक्षा में आप लोगों ने जलवायु के बारे में विस्तार से पढ़ा, जलवायु के मेन एलिमेंट्स के बारे में आप जानते हैं। तो जलवायु कैसे प्रभावित करती है विभिन्न तरह की वनस्पतियों को। मुख्य रूप से आप अगर देखें तो जलवायु के अंतर्गत तापमान, टेम्परेचर, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, तापमान विभिन्न तरह के वनस्पतियों को काफ़ी प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि नीचे के क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ सूर्य की ताप ज़्यादा पड़ती है, तापमान ज़्यादा बढ़ता है, तो आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चे पढ़े होंगे जीव विज्ञान की किताब में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज़्यादा होती है, यानी गर्मी के दिनों में पौधों का विकास ज़्यादा होता है। वहीं ठंडे क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम मिलता है, उस तरह से तो वो लाइकेन और छोटे छोटे जो होते हैं काई टाइप के पौधों का विकास होता है। यानी तापमान एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स है किसी भी स्थान के प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने में। दूसरा वर्षा या वर्षण, जब वर्षा के साथ साथ छोटे छोटे हिमकण वर्षण करते हैं, वर्षा भी काफ़ी प्रभावित करती है। वर्षा के आधार पर विभिन्न तरह के वनस्पतियों को बांटा भी गया है। 200 सेंटीमीटर से ऊपर, 100 से 200 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर, उससे कम, यानी विभिन्न वर्षा का जो वितरण है भारत में, उसके आधार पर वनस्पतियों का वितरण बांटा भी गया है। तो वर्षा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर कैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से वैसे क्षेत्र जहाँ पर तापमान भी ज़्यादा हो और वर्षा भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कैसे पौधे पाए जाते, सदाबहार वन। वहीं वर्षा की मात्रा यदि कम हो जाती है तो वहाँ पर कैसे पर्णपाती वन। और ठीक जहाँ पर वर्षा एकदम शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर कंटीले वनस्पति पाए जाते हैं। तो वर्षा भी किसी स्थान की जलवायु को काफ़ी प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ मिट्टी, अगर मिट्टी को हम देखें तो किसी भी स्थान की सॉइल कैसे है वह प्रभावित करती है किसी भी वनस्पतियों को। खासकर आप देखेंगे कि बलुई मिट्टी हो, जहाँ पर बालू की प्रधानता होती है, वहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। वहीं जलोढ़ मिट्टी, खासकर गंगा सिंधु और ज्वारीय क्षेत्र, मैग्रोव, जैसे आप इसमें पढ़ें कि यहाँ पर ये मैग्रोव वनस्पति गंगा, ये मैदान में, खासकर के मैदान में, ये सुंदरी वृक्ष। तो यहाँ पर यानी आप देख रहे हैं मिट्टी कैसी है। काली मिट्टी में विशेष तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है, पथरीली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो ऐसे कई मिट्टियाँ, ये भी काफ़ी तरह से वनस्पतियों को प्रभावित करती है। राजस्थान में देखेंगे बालुई मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, कांटेदार झालियाँ पाई जाती है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में पथरीली मिट्टी पाई जाती है। तो बच्चे आप ध्यान देंगे कि आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तापमान कम होता है, वर्षा भी कम हो जाए। कोणधारी, ऐसे नुकीले कोण की तरह वनस्पतियाँ शंकुधारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और नीचे वहीं यहाँ पर मैग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती है, यानी वर्षा पर भी विभिन्न तरह की वनस्पतियाँ प्रभावित होती है। तो हम लोगों ने अभी विभिन्न भौगोलिक कारणों को जाना। कौन कौन कारण? एक, सबसे पहले धरातल, भारत के जो विभिन्न वनस्पतियाँ हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक है। बच्चे ध्यान रखेंगे, पुनः हम पुनरावृत्ति की, चूँकि आपकी समझ स्पष्ट हो तो आप देखेंगे विभिन्न तरह के जो भौगोलिक कारण में, पहला हो गया धरातल। धरातल यानी उस भूभाग का स्वरूप कैसा है, पर्वत है कि पठार है कि मैदान है। दूसरा जो फैक्टर है वह है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत तापमान, वर्षण और सूर्य का प्रकाश। सूर्य की प्रकाश यदि ज़्यादा आ जाती है
तो गर्मी के मौसम में देखिएगा पौधों का विकास ज़्यादा होता है। यानी जलवायु के अंतर्गत तापमान, वर्षा और सूर्य की रोशनी ये काफ़ी प्रभावित करती है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वह है मिट्टी। हम लोग ने बताया है कि राजस्थान में बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ कंटीले वनस्पतियाँ पाई जाती है। वहीं पथरीली मिट्टियाँ आप देखिएगा पर्वतीय क्षेत्रों में तो कोणधारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर पर्णपाती वनस्पति, खासकर मैदानी इलाकों में पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में विभिन्न तरह के भौगोलिक कारणों को जाना। अब एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, वह विभिन्न तरह की जो वनस्पतियाँ हैं उनके प्रकार कैसे हैं। तो आप देखेंगे कि जो कई फैक्टर्स हैं, तापमान है, वर्षा है, धरातल तल की विविधता है, इसके वजह से हमारे यहाँ विभिन्न तरह की वनस्पतियाँ भी पाई जाती है। जो भारत में वनस्पतियाँ पाई जाती है उनको हम 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि सदाबहार वन जहाँ पत्तियाँ जो साल में हमेशा हरियाली बनी रहे, सदाबहार यानी पत्तियों को नहीं गिराती हैं, वैसे क्षेत्र। अगर प्रश्न पूछता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है, तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा, याद रखेंगे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ वर्षा होती है और 25 सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान जहाँ रहता है, ऐसी वनस्पतियाँ विकसित होती है। वैसे क्षेत्रों में इस तरह के वनस्पतियाँ विकसित होती है। यहाँ के जो पौधे होते हैं, खासकर आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, खासकर अगर आप पर्यटन के शौकीन हैं तो आप जाते हैं अगर कुल्लू, मनाली, रोहतांग ऐसे क्षेत्रों में या मेघालय के विभिन्न क्षेत्रों में, देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में कोणधारी वनस्पतियाँ, सदाबहार वन, उसमें कई तरह की है। महोगनी है, आपको सिनकोना है। ये नाम सुनने में आपको लग रहा है, याद करने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप बच्चे अगर 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो हमको लगता है याद होगी। ये मुख्य वृक्ष हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष हैं। उसमें जो आप यहाँ देखते हैं रबड़ है, ताड़ है, बांस है। इसके अलावा जो अन्य वनस्पतियाँ, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य जो वृक्ष हैं वो कौन कौन हैं, तो आप एबोनी हो गया, सिनकोना हुआ, महोगनी, ऐसे रबड़ हो गया, ताड़ हो गया, बांस हो गया, ये मुख्य वृक्ष हैं। ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से ये पश्चिमी घाट, यहाँ पर याद ध्यान रखें, ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर, अंडमान निकोबार में, ये शिलोंग, मेघालय शिलोंग के पहाड़ी इलाकों में और हिमालय के कुछ पर्वतीय भागों में, यानी जहाँ कोणधारी वन पाए जाते हैं वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, इसको आप याद रखें, मानचित्र से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता है तब। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पर्णपाती यानी जो पत्ते को गिरा दे, पर्णपाती, या इसको मॉनसूनी वन भी कहते हैं, मॉनसूनी वन भी कहते हैं। 60% से ज़्यादा इसी तरह की वनस्पतियां हम लोग यहाँ पाई जाती है। और ये ऐसे वन मुख्य रूप से वर्षा के आधार पर अगर देखें तो 70 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा जहाँ पर होती है, वैसे क्षेत्रों में खासकर पश्चिमी उड़ीसा, झारखंड से लेकर और छत्तीसगढ़, ये पूरे इलाकों में ऐसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे आम हो गया, शीशम हो गया, जामुन हो गया, पीपल हो गया, आंवला हो गया, ये सभी पर्णपाती वन ये झारखंड से लेकर पश्चिमी लेकर इसमें पाए जाते हैं। इसमें 2 तरह के पाए जाते हैं ये जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती और दूसरा शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत भारत में 2 तरह के वन पाए जाते हैं। एक यानी पर्णपाती वन, प्रश्न पूछता है कि पर्णपाती उष्ण पर्णपाती वन के अंतर्गत 2, एक आर्द्र और दूसरा शुष्क।
ध्यान रखेंगे वर्षा के आधार पर अगर इसको देखेंगे तो आर्द्र यानी 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। आर्द्र पर्णपाती वन, ये खासकर प्रायद्वीपीय पठार और ये इलाकों में ऐसे पर्णपातीपन पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठारों में। और ये शुष्क पर्णपाती, यहाँ पर 70 से 100 के आसपास वर्षा होती है। तो दो तरह के पर्णपाती वन पाए जाते हैं, एक जो आर्द्र जैसे साल हुआ, शीशम हुआ, ये आर्द्र पर्णपाती हुए, और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। तो इसमें आप याद रखेंगे मुख्य रूप से आर्द्र पर्णपाती वनों में आम, पीपल, सांवले ज़्यादातर यही पौधे पाए जाते हैं। तीसरा जो वनस्पति है वह उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, शब्द से ही याद रहे, कंटीले यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसे वन पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी ऐसे क्षेत्र जो कम वर्षा के शुष्क क्षेत्र हैं। वैसे आप देखेंगे तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, ये गुजरात का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का भाग और महाराष्ट्र का ये उत्तर पश्चिमी का भाग, ये मुख्य रूप से यहाँ पर इस तरह के कटीले वन, हरियाणा और एमपी, हरियाणा का भी भाग आ जाता है, एमपी का भी भाग यहाँ आ जाता है, ये उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो जड़ें होती है, पौधों की जड़ें आप देखे होंगे, खासकर वैसे क्षेत्र, इनकी जड़ें काफ़ी लंबी दूरी तक, पौधों की जो जड़ें होती है वे काफ़ी लंबी दूरी तक रहती है, यानी जड़ें काफ़ी लंबी दूरी तक फैले, यानी पानी की तलाश में पानी की पौधों की ज़रूरत होती है, ये लंबे रूप से फैले होते हैं। यानी इन पौधों की जड़ें काफ़ी लंबे जड़ें होती है और दूर तक फैली होती है पानी की तलाश में। और ख़ासकर खजूर हुआ, नागफनी हुआ, बबूल हुआ, यूफ्रेबिया हुआ, इनकी जड़ें काफ़ी होती, फैली रहती है। ये पाए कहाँ जाते हैं? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश, और ये कुछ इलाका गुजरात का कुछ क्षेत्रों में पाए हैं। चौथा जो वन है वह है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन मुख्य रूप से हिमालय के ढलानों में, ये आप अंडमान निकोबार के कुछ अनामलाई पर्वत से लेकर ये नीलगिरी पर्वत, यानी यहाँ पर ऐसे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अगर इन वनों को अगर हम देखें तो विभिन्न तरह के ऊंचाई पर, अगर ऐसे हम देखें तो 1500 मीटर, 3000 मीटर, ऐसे जो ऊंचाई के आधार पर हम देखें 4500 मीटर, और ऐसे ही 4500 मीटर से ऊपर विभिन्न तरह के ये जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उनको अगर हम देखें तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदा हिमालय के क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा वर्षा ज़्यादा होती है, और कुछ क्षेत्रों में पर्णपाती वन, यानी ये ऊंचाई के आधार पर। वैसे ही अगर ऊपर जैसे ही जाएंगे तो ये आप इससे पूर्व जलवायु वाले तापमान में पढ़े होंगे कि ये क्षेत्र 0 डिग्री से 23 डिग्री ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसके ऊपर ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो ये ऊपर का जो क्षेत्र है वैसे पर्वतीय भाग जो काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और वैसे क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय पौधे पाए जाते हैं, यानी शीतोष्ण वन पाए जाते हैं यहाँ पर। और पर्वतीय 4500 से ऊपर जाएंगे तो मुख्य रूप से कोणधारी वन या संकुल वन ये पाए जाते हैं। जैसे जैसे आप जाते हैं ऊपर, ऊंचाई के आधार पर क्या होता है, तापमान कम होते जाता है, और तापमान कम होने पर पौधों का विकास कम होता है, पौधे छोटे होते हैं। और जहाँ पर तापमान ज़्यादा और वर्षा भी ज़्यादा है, लंबे पौधे पाए जाते हैं। पांचवा जो वन है वह मैंग्रोव वन। मैंग्रोव जो मुख्य रूप से समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ पर ज्वार भाटा आती है,
तटीय क्षेत्रों में ऐसे विकसित होते हैं, खासकर ये क्षेत्र जो है समुद्र का तटीय दलदली क्षेत्र है, और यहाँ पर ये मुख्य रूप से ऐसे पौधों का, ऐसे वनस्पतियों का विकास, जैसे सुंदरी वनस्पति का आप नाम सुने होंगे, यहाँ बंगाल टाइगर का भी महत्व है। तो एग्रो वनस्पति मुख्य रूप से ये अंडमान निकोबार और डेल्टाई प्रदेशों में ऐसे पौधे पाए जाते हैं। और इसमें साथ ही कृष्णा, कावेरी, गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इसके डेल्टाई भागों में भी ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मैग्रोव सुंदरी वृक्ष के अलावा यहाँ पर राइजोफेरा पाए जाते हैं, कंजोगोरा। आप पे एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि सुंदरबन का बंगाल टाइगर आप काफ़ी जो महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि वनस्पतियाँ हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर देखें तो विभिन्न तरह की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, इनसे प्रत्यक्ष लाभ तो हैं, हमें क्या मिलता है, प्रत्यक्ष लाभ के साथ साथ अप्रत्यक्ष लाभ भी है। ये काफ़ी इसका महत्व, प्रत्यक्ष लाभ में आप देख रहे हैं कि विभिन्न तरह के पेड़ पौधों से आप जड़ी बूटियाँ मिलती है, ईंधन के लिए ईंधन के साधन लकड़ियाँ मिलती है, कंद मूल, फल फूल, जैसे फर्नीचर के सामान, विभिन्न तरह के जो उद्योग, जैसे कागज उद्योग में वो कच्चा माल के रूप में इसका उपयोग होता है। औषधि निर्माण में विभिन्न तरह की जड़ी बूटियों के रूप में, यानी विभिन्न तरह के जो प्रत्यक्ष लाभ हैं ही, यानी सीधे इससे लाभ होते हैं। जैसे हम विभिन्न तरह के फल फूल को देते हैं, कंदमूल, फल फूल जो आए दिन हम प्रयोग करते हैं, ये भी डायरेक्ट हम किससे मिलते हैं, विभिन्न तरह के जो फर्नीचर आप देख रहे हैं बच्चे, ये भी कहाँ से प्राप्त हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। आप औषधियों के रूप में तो उपयोग करते ही, विभिन्न तरह के उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। इसके साथ साथ इस प्राकृतिक वनस्पतियों के अप्रत्यक्ष लाभ भी कई हैं। अगर वृक्ष, ये प्राकृतिक वनस्पति खत्म हो जाएं तो पर्यावरण की जो शुद्धि है, पर्यावरण में जो संतुलन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में जो संतुलन है, वह असंतुलित हो जाएगा, यानी पर्यावरण की शुद्धता खत्म हो जाएगी। यानी कि वातावरण को नम बनाने में भी ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यानी ये पर्यावरण को संतुलित तो करती ही है, साथ ही साथ हमारे भौम जल स्तर जो हैं उसको भी ठीक करता है। आप रेखा मेखला आप देखते हैं कि विभिन्न जब पौन मेखला के रूप में रक्षक मेखला का निर्माण होता है, यानी वृक्षें सॉइल इरोजन को भी रोकती है। मिट्टी का जो अपर्दन होता है, मिट्टी जो कट जाती है, चूँकि मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें पकड़ी रहती है, तो सॉइल इरोजन को भी ये करती है। और इस तरह से जलवायु नियंत्रण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बीच में संतुलन करती है। साथ ही मिट्टियों को ये उपजाऊ भी बनाती है। जीवाश्म, विभिन्न तरह के जो पेड़ पौधे के पत्तियां गिरती है, वे सड़ती हैं, उसके बाद मिट्टियों में जो पोषक तत्व होता है, तो वो पोषक तत्व जीवाश्म जो मिलता है उससे उसकी उपजाऊपन बढ़ती है। तो हम देख रहे हैं कि भारत में जो विभिन्न तरह की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, इनसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में काफ़ी लाभ है। सरकार भी इसके प्रति चिंतित है, विभिन्न तरह के आयोजन भी कर रही है। जल जीवन हरियाली आप देख रहे हैं, बिहार सरकार के द्वारा इसे भी हरित रथ कार्यक्रम 2011 में किया गया था। और खासकर बिहार सरकार वृक्षारोपण के प्रति सजग है। पर्यावरण को कैसे संतुलित किया जाए, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कम से कम 33% वन का होना चाहिएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कुछ राज्यों की स्थिति बहुत खराब है। कुछ राज्य में जैसे अंडमान निकोबार, ये लेकर इधर मध्य प्रदेश और ये मिजोरम, यहाँ पर और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ का विकास ज़्यादा हुआ है। लेकिन वहीं अगर बिहार को अगर हम देखें तो वहाँ 7.8%, यानी बहुत, जो पर्यावरण संतुलन के लिए 33% वन होना चाहिए उससे बहुत कम है। यानी सजग हो कि हम पर्यावरण को संतुलित करें, नहीं तो जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है प्राकृतिक वनस्पतियों का तो काफ़ी विनाश है। कई कारण, अगर प्रश्न पूछता है कि इसके प्राकृतिक वनस्पतियों के जो क्षय हो रहा है या जैव विविधता का जो क्षय हो रहा है उसके क्या कारण है, तो आप देख रहे हैं बच्चे,
अगर पॉइंट के रूप में देखें तो जिस तरह से शहरीकरण का विकास हो रहा है, यानी नगर का विकास हो रहा है, छोटे छोटे कस्बे नगर में परिवर्तित हो रहे हैं, नगर परिषद नगर निगम में परिवर्तित हो रहा है, यानी नगरों का प्रसार हो रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, यातायात के साधनों का विकास हो रहा है, सड़क का विकास हो रहा है, रेलवे का विकास हो रहा है, विभिन्न तरह की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो चल रही हैं, बांधों का निर्माण हो रहा है, उससे ये विभिन्न तरह के जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उन पर क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे क्षय हो रहा है। यानी रोड, शहरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि क्षेत्रों का विकास हो रहा है। इससे ये मानवीय कारण ऐसे हैं जिससे प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षरण हो रहा है। साथ ही साथ इसके कई प्राकृतिक कारणों से भी ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ खत्म हो रही है। खासकर देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ में इससे भी प्राकृतिक वनस्पतियाँ खत्म हो जाती है। कभी कभी देखते हैं कि जंगली आग लगने से, आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, आग लगने से भी ये वनस्पतियों का काफ़ी विनाश हो रहा है। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापीय वृद्धि से भी वनस्पतियाँ काफ़ी खत्म हो रही है। तो हम सभी को इस प्राकृतिक वनस्पति जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, अगर ये जैव विविधता नहीं रहेगी तो हमारा ये जो इकोसिस्टम है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और जो विभिन्न तरह के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ ख़त्म हो रही है, तो उसके लिए हमें इन वनस्पतियों को संरक्षित करना होगा, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना होगा। उसको सरकार के साथ साथ हमें सजग होके और पर्यावरण संतुलन को संतुलित करते हुए, वन महोत्सव, सामाजिक वानिकी को डेवलप करते हुए, और ये चारागाह क्षेत्र को जो विभिन्न तरह के हम आए दिन गलत ढंग से उपयोग कर रहे हैं, उसको अगर उन दोहन पर रोक लगाया जाए तो हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विभिन्न तरह के जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनको हम संरक्षित करके और आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसको एक नया प्रयास कर सकते हैं। साथ ही सामाजिक वानिकी को यदि हम सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तरह का, खासकर स्कूलों में आप सजग होकर अगर प्रयास करेंगे तो पर्यावरण संतुलन के दिशा में एक नया प्रयास होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप को यह चैप्टर की इस पार्ट में आपकी समझ स्पष्ट हो गई होगी। इस अध्याय में मुख्य रूप से हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियों के विभिन्न तरह के कारणों को, भौगोलिक कारणों को, जिससे विभिन्न प्रकारों को जाना, विभिन्न कारणों से जो विविधताएं पाई उसके बारे में जाना, और साथ ही जो वनस्पतियों के महत्व हैं उनके बारे में जाना, और उसको संरक्षित हम कैसे करें और वो हमारे लिए कैसे संतुलित, इस पर हम लोगों ने राज्य आपकी समझ स्पष्ट होगी। धन्यवाद।